पहले पढ़ना आज में सामाजिक विज्ञान, सामाजिक राजनीति जीवन, पार्ट 1 कक्षा 6 के लिए, क्लास 6 के लिए। और सिलेबस है विषय सूची। इकाई पहली में विविधता, अध्याय 1 में विविधता की समझ, अध्याय 2 में विविधता एवं भेदभाव, इकाई 2 में सरकार, अध्याय 3 में सरकार क्या है, इकाई 3 है स्थानीय सरकार और प्रशासन, अध्याय 4 में पंचायती राज, अध्याय 5 में गांव का प्रशासन, अध्याय 6 में नगर प्रशासन, इकाई 4 में आजीविकाएं, अध्याय 7 में ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, अध्याय 8 में शहरी क्षेत्र में आजीविका। अब पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इकाई पहली है, जो अध्याय है विविधता की समझ। विविधता का मतलब होता है भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। जैसे हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं, तो विभिन्नता तो है, फिर भी हम साथ में सारे रहते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कि विविधता क्या होती है, किस प्रकार से लोग रहते हैं। ओके, अगर आप कुम्हारे घर में पैदा हो गई हो तो आपकी जात कुम्हारी होती है और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जात से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जो नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। अच्छा, ऐसा पहले होता था। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होंगी। मतलब पहले क्या करते थे, पहले राजा का बेटा राजा होता था। बहुत दिनों पहले की बात है, जब राजा महाराजा होते थे और जो कपड़े धोते थे, धोबी का बच्चा धोबी, तो इस प्रकार होता था। उस प्रकार से समझ नहीं थी। भारत में विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और विभिन्न विभिन्न धर्मों में रहते हैं। जैसे भारत के लोग विविध तरीके से नीचे दिए प्रार्थना करते हैं, एक इबादत करना है, हिंदू प्रार्थना करते हैं, मुस्लिम इबादत करते हैं, शादी करना, विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं, साथ ही भक्ति गीत गाते हैं। ठीक है, तो अभिवादन वगैरह करते हैं, हम राम राम बोलते हैं, वो सलाम वालेकुम बोलते हैं। अब विविधता को हम समझे कैसे हैं। करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में घोड़ों या ऊँट पर बैठ जाते हैं। अक्सर ये तो ऐसा होता है कि टाइम ज़्यादा लगता था, पर वो यात्रा तो तब भी करते थे। अक्सर ये यात्रा खेती और बरसने की नई जमीन की तलाश में होते थे, फिर व्यापार के लिए जाती थी। अच्छा, यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग कई नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहरते थे। क्योंकि टाइम लगते थे, तो आए हैं तो चलो रह ही लो। ठीक है, उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता तो वे नई जगह, अच्छा वहाँ पे ऐसा लगता है यहाँ कंडीशन खराब है तो फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, जैसे ठीक इसी प्रकार अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार समझ बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं हम कि लद्दाख ठंडा रहता है और लद्दाख ऊपर है और केरल नीचे है। ठीक है, उन दोनों में काफ़ी विविधता पाई जाती हैं। एटल में भारत का नक्शा देखें। ठीक है, हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पे लद्दाख ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तान इलाका है। रेगिस्तान होने का ये मतलब नहीं कि व्यापारी वह यहाँ आने के लिए आगे से नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता तब माना गया था क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ थी जिनसे गुजरना कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेस, दरियाँ ला के आते थे। लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर की पूर्व पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती की संभावना है, क्योंकि वैसे पथरीला है तो वहाँ पर खेती की संभावना कम है, क्योंकि यहाँ वर्षा भी कम होती है, न के बराबर होती है। पानी पीने के लिए लोग गर्मी के महीनों पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर करते हैं। पिघले तो पानी आएगा, इस प्रकार से होते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पसीना ऊन मिलता है। जिससे पसीना ऊन मिलता है, यह ऊन कीमती है, इसलिए पसीना साल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इन ऊनों को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारी को बेच देते हैं और वहाँ से कश्मीर पसीना वाले बुने बना लेते हैं, कपड़े बना लेते हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं और हर दिन एक परिवार में अपने गाय बकरी और ये सब रखते हैं। देखो ये तो रखना पड़ेगा।
केरल की देखे जाए तो केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले पाए जाते हैं, जैसे काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई, इलायची हो गई, ये सब वहाँ पाए जाते हैं। इन मसालों का यह कारण है कि यहाँ के व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक है। आपने सुना होगा 1498 में जो वास्को डी गामा आया तो केरल की तट पे आया था। ठीक है। सबसे पहले अरबी एक औद्योगिक व्यापारी केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्म संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। बाद में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ पे आए। इब्तु बतूना आए जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए। अपने यात्रा वृत्तांत मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी, पहले बहुत इज्जत थी। जैसे वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्र रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, क्योंकि वहाँ देखो ऐसे एक जगह पर बहुत सारे आए तो वहाँ पे आए लोग रहे तो उनसे सीख गए। वो यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म तो कुछ रहे, ऐसे कुछ लोग बाहर गए नहीं, वहीं पे बस गए। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से वो मिलते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि चीनी यात्री आए। उन्हें चीनी वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है और अधिकतर लोग मछली, सब्जी, चावल वहीं से लेते हैं। देखो केरल में मनाए जाने वाले त्योहार ओणम का एक प्रसिद्ध आकर्षण नाव प्रतियोगिता। केरल में सबसे एक अच्छा आकर्षण एक खेल है जो नाव प्रतियोगिता होती है। आपस में नाव में आपस में दौड़ा दौड़ा के ऐसे रेलगाड़ी जैसे होती नहीं है तो उस पर नाव चलाते हैं। जैसे साइकिल रेस होती है उस पर नाव रेस करते हैं वहाँ पे। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, क्योंकि भाई वो ऊपर है वो नीचे है और उनके अब वो ऊपर ठंडा रहता है, थोड़ा गर्म मामला है थोड़ा सा। वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई है, वहीं लद्दाख की वैसी भौगोलिक स्थिति और उन्होंने व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। तो लद्दाख में तो ऊन ने आकर्षित किया है और केरल में मसाले ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो आए व्यापारी विदेश के। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र में किस सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से जाहिर सी बात गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह माना जाता है। एक हर तरफ कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ हम पहुँचते हैं। देखो जाहिर सी बात, ये सच बात है। हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे जीवन का सब बन ही जाता है। ठीक है। हम कहीं भी जाते हैं तो हम वहाँ रहते हैं तो वहाँ के लेन देन करते हैं। ठीक है। तो वहाँ से काम होता है। तो ये शायरी भी किसी ने दिन खूब के हमारे प्यार न भूल जाना, खुशियों में हम पर आंसू बहाना के जाना। सियाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिल जाना। तो शायरी लिख दी है। देखो स्वतंत्र दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ये उसी टाइम का है 19 का, जो स्वतंत्र हुआ था भारत 14 अगस्त 1947 को। तो इस टाइम का जो फोटो है ये गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। ठीक है। इस हत्याकांड में कौन सा गीत था ये वाला? हाँ ये वाला जो ऊपर हम कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में पड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे कहाँ की जाने खून में पड़े। वाचन जन नाट्य संघ इप्टा ने ये लिखा था, तभी गाया गया था जब जलियांवाला कांड हत्याकांड के बाद गाया था ये। अच्छा जलियांवाला हत्याकांड काफ़ी दुख भरा था, इसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है। हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन संत प्रिय अन्यति लोगों पर खुलेआम गोली चला दी थी। जो महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, सिख सारे लोग मारे गए। अंग्रेजों के पचपन विरोध करते हुए उसमें से बहुत से लोगों ने जान गंवाई। ठीक है। और शहीद हुए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविध प्रकार के विश्वास बनाए रखने के लिए बात जानने की कहानी है वो। जब जवाहर नेहरू ने अपनी किताब भारतीय खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी तो उसमें एकता की बाहर थोपे गए। मतलब एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के विश्वास प्रार्थनाओं का स्वभाव मिलता है। नेहरू ही
थी जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। अब एक सामान्य क्वेश्चन आया था कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है जो किसने लगाया है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लगाया है। राष्ट्रीय गान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इन शब्दों में लिखिए। आप इनमें लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर में काफ़ी अच्छा था। जैसे अपने इलाके में मनाए गए विभिन्न त्योहारों के बारे में सूची बनाई है। तो ये विविधता का है। सिंपल शब्दों में कहा जाए, विविधता मतलब होता है कि विभिन्न भिन्न लोग एक जगह पर रहते हैं, विभिन्न विभिन्न कल्चर एक जगह मनाते हैं, तो उनमें विभिन्नता पाई जाती है। फिर भी तभी तो हमारे देश को इंडिया को कहते हैं विभिन्नताओं में एकता। भारत विभिन्नताओं में एकता है। थैंक यू।